तो आज 13 फरवरी है और हम लोग 13 फरवरी से जुड़े सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2014 का आयोजन कहाँ होने वाला है। इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूएई में होने वाला है। अब इससे जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखते हैं हम लोग। तो विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 जो है कहाँ पे होने वाला है, यूएई के दुबई में होने वाला है। और ये कब होगा, तो 12 से 14 फरवरी के बीच होगा। ठीक है, और इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हम भी भाग लेने वाले हैं। इसमें भारत, तुर्क और कतर को शिखर सम्मेलन के अतिथि देश के रूप में घोषित किया गया है। भारत को, तुर्क को और कतर को, ये तीनों देश को इसमें अतिथि देश के रूप में शामिल किया गया है। तीनों अतिथि देशों के उच्च स्तरीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन करेंगे। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन जो है 2024, उसका जो थीम रखा गया है वो भविष्य की सरकारों का आकार देना, भविष्य की सरकारों को आकार देना इसका थीम रखा गया है। शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स तय किया गया है। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। जो भी विश्व सरकार शिखर सम्मेलन होने वाला है उसका उद्देश्य क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय जो सहयोग है उसको बढ़ावा देना है और सरकारों को भविष्य की चुनौतियों के लिए इनोवेटिव सॉल्यूशन की पहचान करने में सहायक होना है। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन सरकारों के लिए एक वैश्विक ज्ञान विनिमय मंच है। इसकी स्थापना कब हुई थी सबसे पहला, तो इसकी स्थापना 2013 में हुई थी। 2013 में संयुक्त अरब अमीरात, कहने का मतलब यूएई के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दुबई के शासक महामहिम शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम के नेतृत्व में की गई थी। इसके अलावा जो है बॉलीवुड स्टार सुपर शाहरुख खान भी 14 फरवरी को दुबई की जो शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। हम लोग बात कर रहे थे यूएई के बारे में, तो यूएई की जो राजधानी है वो अबू धाबी में है। इसका जो करेंसी है वो दिरहम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसे लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो सबसे पहले याद रखिएगा जो लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है वो आर्टिस्टों के लिए रखा गया है, सिर्फ आर्टिस्ट को ही मिलता है, या फिर वो गायक हो या फिर वो अभिनेता हो। तो इसको जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्यारेलाल शर्मा को हाल ही में लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए प्रतिष्ठित संगीतकार प्यारेलाल शर्मा को 8 फरवरी के दिन कब मिला है, 8 फरवरी के दिन मिला है, लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्यारेलाल शर्मा को यह पुरस्कार एल सुब्रमण्यम और कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम द्वारा दिया गया। इस पुरस्कार को किसने दिया, तो एल सुब्रमण्यम ने और कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने इस पुरस्कार को दिया। मिला किसको, याद रखिएगा, तो प्यारेलाल शर्मा को मिला है। और डॉक्टर एल सुब्रमण्यम ने 1992 ईस्वी में अपने पिता और गुरु प्रोफेसर वी लक्ष्मी नारायण की स्मृति में लक्ष्मी नारायण ग्लोबल म्यूजिक फेस्टिवल LGMF की शुरुआत की। इसका उद्देश्य क्या रखा था इन्होंने, कि दुनिया के कुछ सर्वश्रेष्ठ कलाकारों को सम्मानित करना है। ठीक है, इससे पहले 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्यारेलाल को भारत के तृतीय सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से भी इनको सम्मानित किया गया है। भारत के 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर लक्ष्मीकांत कुडालकर और प्यारेलाल शर्मा ने वर्ष 1963 में एक फिल्म पारसमणी से संगीत की अपनी कैरियर की शुरुआत की थी। ठीक है, तो हमने देखा प्यारेलाल शर्मा के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में विविधता का अमृत महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है। तो इसका उद्घाटन किया है द्रौपदी मुर्मू ने। इसका नंबर ये सही हो जाएगा। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं हम लोग। तो नई दिल्ली में 4 दिवसीय सांस्कृतिक समारोह विविधता का अमृत महोत्सव का उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू ने किया। यह 4 दिवसीय कार्यक्रम 8 से लेकर 11 फरवरी तक चला। ठीक है, इस महोत्सव को पारंपरिक कला, शिल्प और संस्कृतियों के मिश्रण के पूर्वोत्तर भाग की विविधता को प्रदर्शित करने के लिए तैयार किया गया है। इस महोत्सव में पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रत्येक राज्य के लिए 8 समर्पित स्टॉलों के माध्यम से 320 से अधिक बुनकरों, कारीगरों, किसानों और उद्यमियों की भागीदारी की जा रही है। पूर्वोत्तर क्षेत्र जिसमें अरुणाचल प्रदेश आता है, असम आता है, मणिपुर आता है, मेघालय आता है, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा राज्य भी इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा महोत्सव में चारों दिन उत्तर पूर्वी क्षेत्र के सभी 8 राज्यों के 350 से अधिक कलाकार जो हैं इस महोत्सव में भाग लेने वाले हैं। उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास संस्कृति महोत्सव एवं पर्यटन मंत्री जो हैं किशन रेड्डी हैं। ठीक है,
आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने वाला उत्तर पूर्व का जो पहला राज्य है वो कौन बना है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम बना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सिक्किम बना है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं हम लोग। तो 9 फरवरी को सिक्किम राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? देखिएगा, प्रेम सिंह तमांग है इसके मुख्यमंत्री। प्रेम सिंह तमांग गोले ने पुरानी पेंशन स्कीम बहाल की है करने की घोषणा की। अब 1 अप्रैल 2006 या उसके बाद नियुक्त, कब देखिएगा, 1 अप्रैल 2006 या उसके बाद नियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन स्कीम के तहत पेंशन दी जाएगी। सिक्किम सेवा पेंशन नियम 1990 के अनुसार 31 मार्च 1990 को या उससे पहले नियुक्त कर्मचारियों को इसका लाभ भी मिलेगा। इसके अलावा सिक्किम ने राज्य सरकार के साथ 4 साल की सेवा पूरी कर चुके अस्थायी कर्मचारियों और विभिन्न सरकारी परियोजनाओं के तहत काम करने वाले कर्मचारियों को भी ये नियमित कर दिया जाएगा। जनमत संग्रह के बाद 15 मई 1975 को भारत के राष्ट्रपति ने एक संवैधानिक संशोधन से सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना है। कैसे बना है तो याद रखिएगा, तो जनमत संग्रह के बाद 15 मई 1975 ईस्वी को जो है भारत के राष्ट्रपति ने एक संवैधानिक संशोधन से सिक्किम को भारत का 22वां राज्य जो है वो बनाया था। सिक्किम की जनसंख्या भारत के राज्यों में न्यूनतम है और क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा के बाद न्यूनतम क्षेत्रफल आता है सिक्किम का। ठीक है, और सिक्किम की राजधानी कहाँ पे है? तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक है और सिक्किम के मुख्यमंत्री अभी हमने बात किया तो श्री प्रेम सिंह तमांग है। कौन है? श्री प्रेम सिंह तमांग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में यूपीआई सर्विस को वर्चुअली लॉन्च किया है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा श्रीलंका में और मॉरिशस में जो है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपीआई सर्विस को लॉन्च किया है। ठीक है, इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग देखते हैं। तो 12 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका में, अभी बताया मैंने, और मॉरिशस में जो है यूपीआई सर्विस को वर्चुअली लॉन्च किया है। अब श्रीलंका और मॉरिशस के लोग भी यूपीआई सर्विस का इस्तेमाल कर सकेंगे। मॉरिशस के लोग भारत में भी यूपीआई पेमेंट कर पाएंगे और भारत के जो लोग हैं वो दोनों देशों में यूपीआई पेमेंट कर सकेंगे। इससे पहले 2 फरवरी को फ्रांस में भी यूपीआई जो है लागू किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस में यूपीआई सर्विस के साथ साथ रुपे कार्ड भी लॉन्च किया है। रुपे कार्ड सर्विस को लॉन्च किया है। इसके जरिए मॉरिशस के बैंक में यहाँ रुपे मैकेनिज्म पर बेस्ड कार्ड आधारित कर पाएंगे। इससे दोनों देशों के लोग एक दूसरे को यहाँ इन कार्ड्स की सेवाओं का फायदा मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हिंदी और मैथिली के प्रख्यात लेखिका पद्मश्री प्रोफेसर उषा किरण खान का निधन कब हुआ? तो याद रखिएगा, उषा किरण खान का निधन 11 फरवरी को हुआ है। अब इससे रिलेटेड हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो 11 फरवरी को हिंदी और मैथिली के प्रख्यात जो लेखिका है पद्मश्री प्रोफेसर उषा किरण खान, याद रखिएगा नाम, उषा किरण खान का निधन हो गया। वे कई दिनों से बीमार थी, उनको सांस लेने में दिक्कत होने की वजह से वह पटना के एक निजी अस्पताल में उनका क्या हो गया? निधन हो गया है। बाल साहित्य और लेखन में भी उनका काफी नाम रहा है और दूबधान काफी चर्चित रही। इनका एक कविता है दूबधान, वो काफी चर्चित रहा है। उषा किरण खान को 2015 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। कब सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा 2015 में इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें बिहार राष्ट्रभाषा परिषद से हिंदी सम्मान, राजभाषा विभाग से महादेवी वर्मा सम्मान और दिनकर राष्ट्रीय सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार समेत कई पुरस्कार मिल चुके हैं। अप्रैल 2022 में उषा किरण खान के जो पति थे वो बिहार के पूर्व डीजीपी रामचंद्र खान का भी निधन हुआ है। रामचंद्र खान